हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी सेकेंड सेमेस्टर यूनिट नंबर 3 के एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है साइज, शेप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इंटरफेज न्यूक्लियस, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड पोर कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियोलस, जनरल ऑर्गेनाइजेशन, केमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शंस। कहने का मतलब आज का जो टॉपिक है वो केंद्रक की संरचना और उसके कार्यों के बारे में है और केंद्रिका की संरचना और उसके कार्यों के बारे में है। साथ ही ये जो टॉपिक है केंद्रक की संरचना और केंद्रिका की संरचना क्लास 11th बायोलॉजी के लिए भी यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में हम लोग केंद्रक क्या होता है, इसकी संरचना और इसके कार्यों को समझते हैं। केंद्रिका क्या होता है, इसकी संरचना और कार्यों को समझते हैं। स्टार्ट करते हैं। केंद्रक की खोज आर्किड की कोशिकाओं से रॉबर्ट ब्राउन ने की। साइंटिस्ट स्ट्रासबर्गर ने कहा, हर एक केंद्रक की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित केंद्रक से होती है। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। यह वाक्य हैमरलिंग ने एसिटाबुलेरिया नामक सवाल पर प्रयोग करके बताया। प्रोकैरियोटिक कोशिका में आद्य केंद्रक पाया जाता है जिसे न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक उपस्थित होता है। स्तनधारियों की आरबीसी व फ्लोएम की चालनी नलिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है। मतलब जो मेमल्स होते हैं उसकी जो आरबीसी होती है, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उसमें, और जो फ्लोएम की चालनी नलिका होती है जिसको सीव ट्यूब्स भी बोलते हैं, उसमें क्या रहता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है या नहीं पाया जाता है। इसका अपवाद भी है। ऊंट व लामा में केंद्रक उपस्थित होता है। जो केमल होता है और लामा होता है, लामा क्या है, ऊंट के समान ही एक प्रकार का एनिमल है। तो लामा में और ऊंट में क्या रहता है, केंद्रक उपस्थित होता है, पाया जाता है। अब हम लोग साइज देखते हैं। साइज मतलब अमाप। तो अलग अलग कोशिकाओं के अंदर केंद्रक की जो साइज होती है वो 5 माइक्रोन से लेकर 30 माइक्रोन के बीच में होती है। शेप देखते हैं केंद्रक की। शेप मतलब आकार। तो केंद्रक कैसा हो सकता है, राउंड हो सकता है मतलब गोलाकार हो सकता है, ओवल हो सकता है, अंडाकार, इलोंगेटेड मतलब लंबवत भी हो सकता है।
WBC, जिसको वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं और ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, इसके अंदर केंद्रक की आकृति निश्चित नहीं होती है। निश्चित नहीं होती है मतलब इर्रेगुलर होती है, अनियमित होती है। नंबर की बात करते हैं केंद्रक की। सामान्यतः एक कोशिका के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है। इसे मोनोन्यूक्लिएट कंडीशन, एक केंद्रकीय अवस्था कहते हैं। आमतौर पर मोनोन्यूक्लिएट कंडीशन ही मिलती है। बाइन्यूक्लिएट कंडीशन, द्विकेंद्रकीय अवस्था के अंदर दो कोशिका प्रति केंद्र के अंदर होते हैं। इसका एग्जाम्पल है बाइन्यूक्लिएट कंडीशन का पैरामीशियम। पैरामीशियम में बाइन्यूक्लिएट कंडीशन देखने को मिलता है, मतलब पैरामीशियम में दो केंद्रक पाए जाते हैं। एक होता है मैक्रोन्यूक्लियस, जिसको दीर्घ केंद्रक या बड़ा केंद्रक कहते हैं। दूसरा होता है माइक्रोन्यूक्लियस, जिसको सूक्ष्म या छोटा केंद्रक कहते हैं। पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन, बहुकेंद्रकीय अवस्था। तो पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन में क्या होता है, एक कोशिका के अंदर अनेक केंद्रक होते हैं। पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन या अनेक केंद्रकीय अवस्था इस प्रकार बनती है। सिनसाइटियम स्टेज और सिनोसाइट स्टेज से। तो सिनसाइटियम स्टेज या अवस्था कैसे बनती है, कोशिकाओं के संलयन से सिनसाइटियम अवस्था बनती है। और सिनोसाइट अवस्था या स्टेज कैसे बनती है, मुक्त केंद्रकीय विभाजन से सिनोसाइट अवस्था बनती है। इसका एग्जाम्पल है पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन का एस्कीरिस गोलकृमि की जो अधिचर्म होती है, उसके अंदर बहुकेंद्रकीय अवस्था पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन होती है। नारियल के अंदर जो तरल भ्रूणपोष है वो भी एक पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन का उदाहरण है। अब हम लोग बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन की, मतलब रासायनिक संगठन। केंद्रक जो है किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है या केंद्रक में क्या क्या चीज़ पाया जाता है। तो केंद्रक में प्रोटीन होता है, हिस्टोन एवं नॉन हिस्टोन, फास्फोलिपिड्स, डीएनए, आरएनए पाए जाते हैं। अब हम लोग केंद्रक की संरचना के बारे में देखते हैं।
केंद्रक की संरचना को निम्नलिखित 4 भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट होता है कैरियोथिका, या इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप, या इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली क्या होता है? केंद्रक झिल्ली जो होती है हमेशा दोहरी होती है। कहने का मतलब केंद्रक झिल्ली जो होता है वो 2 लेयर से मिलकर बना होता है, या 2 झिल्ली से मिलकर बना होता है। जो बाहरी झिल्ली है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ सतत में पाई जाती है। इस बाहरी झिल्ली के ऊपर राइबोसोम उपस्थित होते हैं और बाहरी झिल्ली की जो मोटाई होती है वो 75 एंगस्ट्रॉम होती है, या हम लोग बोल सकते हैं बाहरी झिल्ली जो होता है 75 एंगस्ट्रॉम की होती है। भीतरी झिल्ली बाहरी झिल्ली के अंदर की तरफ स्थित होती है। भीतरी झिल्ली भी 75 एंगस्ट्रॉम की होती है। इन दोनों झिल्लियों के मध्य में 15 नैनोमीटर का स्थान पाया जाता है। इसे पेरीन्यूक्लियर स्पेस या परिकेंद्रकीय स्थान कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में स्थान स्थान पर छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को न्यूक्लियर पोर्स या केंद्रक छिद्र कहते हैं। केंद्रक छिद्र की साइज 10 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर तक होती है। इन केंद्रक छिद्रों के द्वारा केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बीच क्या होता है? आदान प्रदान होता है। केंद्रक छिद्रों पर न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन से बने प्लग पाए जाते हैं। इन्हें एन्यूलस या ब्लेब कहते हैं। केंद्रक छिद्र प्लस एन्यूलस, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पोर कॉम्प्लेक्स या रंध्र सम्मिश्र कहते हैं। ये पोर कॉम्प्लेक्स मुक्त न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज पर रोक लगाता है। भीतरी झिल्ली के नीचे लेमिन प्रोटीन का जाल पाया जाता है जिसे न्यूक्लियर लेमिना कहते हैं। इस न्यूक्लियर लेमिना के 2 काम हैं। गुणसूत्रों को केंद्रक झिल्ली से चिपकाना, और दूसरा कार्य है केंद्रक झिल्ली की वृद्धि में मदद करना। अब हम लोग केंद्रक की जो दूसरा घटक है उसको देखते हैं, वो है न्यूक्लियोप्लाज्मा। न्यूक्लियोप्लाज्मा को बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। तो स्ट्रासबर्गर नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले केंद्रक द्रव्य के बारे में बताया था। केंद्रक द्रव्य कणिकीय पारदर्शी द्रव्य है। केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्मा के अंदर प्रोटीन, हिस्टोन एवं नॉन हिस्टोन, मिनरल्स मतलब खनिज, मैग्नीशियम 2+ आयन, कैल्शियम 2+ आयन,
डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है प्रतिकृतियन में भाग लेता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है अनुलेखन की क्रिया में भाग लेता है। ये पाए जाते हैं। साथ ही साथ केंद्रक द्रव्य में न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं। क्रोमेटिन थ्रेड, क्रोमेटिन जाल या धागे भी केंद्रक द्रव्य में पाए जाते हैं। और न्यूक्लियोलस या केंद्रिका भी केंद्रक द्रव्य में पाए जाते हैं। चलिए अब मैं आप लोगों को जो केंद्रक की संरचना समझाया हूँ उसका नोट सा दिखा देता हूँ। अब हम लोग थर्ड कंपोनेंट या घटक देखते हैं केंद्रक की, वो है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस को बोलते हैं केंद्रिका। तो केंद्रिका क्या होता है उसको समझते हैं। केंद्रिका की खोज फोंटाना साइंटिस्ट ने की थी। केंद्रिका नाम बोवेन ने दिया। केंद्रिका झिल्ली रहित रचना है। स्थिति देखते हैं केंद्रिका की। स्थिति मतलब पोजीशन, ये कहाँ पर स्थित होता है या पाया जाता है। केंद्रिका गुणसूत्र के केंद्रिका संगठन क्षेत्र न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन पर उपस्थित होती है। इसको मैं आप लोगों को डायग्राम से समझाता हूँ कि जो न्यूक्लियोलस या केंद्रिका है कहाँ पर स्थित होता है या पाया जाता है। ये गुणसूत्र या क्रोमोसोम का डायग्राम है। आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। ये क्या चीज़ है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, केंद्रिका संगठन क्षेत्र है। इसी के ऊपर
जो न्यूक्लियोलस या केंद्रिका है वो पाया जाता है या उपस्थित रहता है। आप लोग डायग्राम से देख सकते हैं ये क्या चीज़ है, न्यूक्लियोलस या केंद्रिका, और ये न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन है, केंद्रिका संगठन क्षेत्र। संख्या की बात करते हैं केंद्रिका की। सामान्यतः एक केंद्रक के अंदर एक केंद्रिका होती है। इसका अपवाद है प्याज के अंदर एक केंद्रक के अंदर 4 केंद्रिका होती है। उभयचर प्राणी की oocyte कोशिकाओं के अंदर 2000 केंद्रिकाएं पाई जाती है। संगठन मतलब कंपोजिशन की बात करते हैं, केंद्रिका के अंदर क्या क्या चीज़ पाया जाता है। केंद्रिका के अंदर डीएनए, आरएनए और प्रोटीन पाया जाता है। कार्य देखते हैं, फंक्शन केंद्रिका का क्या कार्य होता है। केंद्रिका के अंदर आरएनए का संश्लेषण होता है। आरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए। अब हम लोग केंद्रिका की संरचना देखते हैं। ये केंद्रिका की संरचना का डायग्राम है। केंद्रिका जो होता है उसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। फर्स्ट होता है तंतुमय भाग जिसको फाइब्रिलर पोर्शन कहते हैं। तो फाइब्रिलर पोर्शन या तंतुमय भाग क्या होता है, जो तंतुमय भाग या फाइब्रिलर पोर्शन होता है ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के तंतुओं से बना भाग है। सेकेंड होता है कणिकामय भाग या ग्रेन्युलर पोर्शन। ये कणिकामय भाग राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के कणों से बना भाग होता है। और थर्ड होता है पार्श्व अमोर्फा या इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स। तो वास्तव में ये केंद्रिका का द्रव्य वाला भाग है, ये मैट्रिक्स है। और इस मैट्रिक्स के अंदर फाइब्रिलर पोर्शन मतलब तंतुमय भाग व ग्रेन्युलर पोर्शन मतलब कणिकामय भाग, ये दोनों मैट्रिक्स के अंदर पाए जाते हैं।
चलिए अब मैं आप लोगों को जो केंद्रिका की संरचना समझाया हूँ उसका थोड़ा सा नोट्स दिखा देता हूँ। अब हम लोग केंद्रक का जो 4th नंबर का कंपोनेंट या घटक है उसको देखते हैं। वो है क्रोमेटिन थ्रेड, क्रोमेटिन जाल, या इसी को क्रोमेटिन धागे बोलते हैं। तो क्रोमेटिन जाल क्या होता है? ये क्रोमेटिन जाल है वो क्रोमेटिन धागों से मिलकर बना होता है। क्रोमेटिन शब्द सबसे पहले फ्लेमिंग साइंटिस्ट ने दिया था। ये जो धागे होते हैं इनको क्षारीय अभिरंजकों से हम अभिरंजित कर सकते हैं। और ये जो क्रोमेटिन जाल होते हैं कोशिका विभाजन के वक्त गुणसूत्र के अंदर बदल जाते हैं। ये क्रोमेटिन जाल डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन से बने हैं। अब हम लोग क्रोमेटिन थ्रेड या जाल के प्रकार के बारे में देखते हैं। कितने प्रकार के क्रोमेटिन जाल होते हैं? तो क्रोमेटिन जाल जो है वो 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है यूक्रोमेटिन, दूसरा होता है हेट्रोक्रोमेटिन। तो यूक्रोमेटिन क्या है? ये क्रोमेटिन का हल्का अभिरंजित भाग है। हेट्रोक्रोमेटिन क्या है? ये क्रोमेटिन का गहरा अभिरंजित भाग है। और यूक्रोमेटिन जो है केंद्रक में केंद्र भाग में स्थित होता है। जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है ये परिधि पर स्थित होता है। यूक्रोमेटिन आनुवांशिक रूप से सक्रिय होता है। हेट्रोक्रोमेटिन आनुवांशिक रूप से निष्क्रिय होता है। यूक्रोमेटिन अनुलेखन में भाग लेता है। हेट्रोक्रोमेटिन अनुलेखन में भाग नहीं लेता है। यूक्रोमेटिन व हेट्रोक्रोमेटिन शब्द इमानुएल हेटज साइंटिस्ट ने दिया था। अब हम लोग केंद्रक के कार्य को देखते हैं। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। केंद्रक का कार्य क्या होता है? समस्त कोशिका का नियंत्रण केंद्रक से होता है। केंद्रक के अंदर आनुवांशिक सूचना का संग्रहण एवं स्थानांतरण होता है। केंद्रक विभाजन कोशिका विभाजन की पहली स्टेप है, मतलब चरण है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने केंद्रक क्या होता है, उसकी संरचना और कार्य के बारे में समझा। केंद्रिका क्या होता है, उसकी संरचना और कार्य के बारे में समझा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।